अपने विजय को सेलिब्रेट करता है। तो उसी सेलिब्रेशन में स्कंदगुप्त मौर्य, जो कि अपने समय का प्रतापी राजा था, हुणों के आक्रमण से भारत को बचाया था। और ये देखिए सामने जो कि मूर्ति जो है भी भगवान विष्णु की, वो विष्णु का अनुयायी भी थे। और ये पहले किलेबंद इलाका हुआ करता था। और जो अशोक जो स्तंभ दिख रहा है, विजय स्तंभ, वो चुनार से लाए गए बलुआ पत्थर से बना हुआ है, जिसमें क्रैक आ चुका है और ऊपर का जो ललाट है वो टूट भी चुका है। और जो पार्क आपको दिख रहा है, ये भूतपूर्व डीएम जो है राजन शुक्ला के कर कमलों द्वारा उसका उद्घाटन हुआ है। और आपको बता दें, स्कंदगुप्त मौर्य जो कि एक गुप्त वंश का 8वां प्रतापी राजा था, और वो हुणों के आक्रमण से भारत को पराजित किया और इस एक विजय के रूप में इस विजय स्तंभ की स्थापना की। और वो पुष्यमित्र शुंग को भी परास्त किया था, और अपनी नेतृत्व क्षमता का लोहा मनवाने के लिए विक्रमादित्य की उपाधि भी इसको मिली हुई थी। और ये स्कंदगुप्त मौर्य जूनागढ़ अभिलेख से पता चलता है कि प्रांतियों की नियुक्ति में भी बहुत सतर्क रहता था और दिन रात एक करके एक अच्छे योग्य प्रांतपति नियुक्त करता था। और सुदर्शन झील, जो कि सिंचाई की सुविधा के लिए फायदेमंद था, उसको बाढ़ में बह जाने की वजह से भी उसका जीर्णोद्धार कराया था। वहाँ पे विष्णु जी की मूर्ति है, और यहाँ पे विष्णु मूर्ति देख के लगता है कि वो विष्णु भक्त था और वैष्णव धर्म का अनुयायी था वो स्कंदगुप्त मौर्य। और एक और चीज़, उनके कार्यकाल में कोई दंगा या फिर कोई विद्रोह नहीं हुआ। वो स्त्रियों की इज्जत भी करता था, योग्य लोगों का सम्मान भी करता था। और ये गुप्त वंश के स्वर्ण धरोहरों को भी संजो के रखता था। तो आज के हमारे भारत सरकार को इस चीज़ स्कंदगुप्त के धरोहर को संभाल के कहीं ना कहीं खुद सीखना भी चाहिए, और आने वाली पीढ़ियों को भी उसको आइडियल के रूप में इंट्रोड्यूस कराना चाहिए कि कैसे ये बाहरी आक्रमणकारियों को से भी अपने आप को रोका, और उनको रोका भी, और एक अच्छे इंटरनल प्रशासक के रूप में भी अपने आप को एस्टैब्लिश किया। तो स्कंदगुप्त के आने वाली पीढ़ियाँ जो कि हम लोग हैं, उसके बनाए विजय स्तंभ को ऐसे ही खंडहर के रूप में हम लोग छोड़ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, जो कि ऐसे धरोहरों को सुपरवाइज करता है, उसको और भारत सरकार को, दोनों को कोलैबोरेट करके, जैसे लाड़कानवाली गाजीपुर का है और भी जितने किले हैं, आगरा के हो गए, दिल्ली के हो गए, उसका सुपरविजन करता है। इसको भी उसी तरह सुपरवाइज करना चाहिए। और ये देखिए कहीं ना कहीं भारतीय स्वच्छता अभियान के तहत ये एक टॉयलेट बना हुआ है, लेकिन ये सुपरविजन के अभाव में डैमेज फॉर्म में है। तो हमें उससे सीखना भी चाहिए कि कहीं ना कहीं राजकोष का बड़ा हिस्सा धरोहरों को संभाल के रखना चाहिए, क्योंकि ये हमारे धरोहर हार्ड एविडेंस होते हैं हमारी संस्कृति को प्रूफ करने के लिए। जैसे कोर्ट में कोई मुकदमा चलता है तो साक्ष्य के अभाव में कोई हार जाता है और कोई साक्ष्य के अभाव में जीत जाता है। तो कहीं ना कहीं जो जुर्म किया रहता है वो जीत जाता है, और जो रियल में विक्टिम होता है वो हार जाता है साक्ष्य के अभाव में। तो अंग्रेज़ों के साथ हमारे यही हुआ था। हार्ड एविडेंस के अभाव में अंग्रेज़ हमें सभ्य बनाने का एक ठेका ले रखे थे। लेकिन जब 1921 में अलेक्जेंडर के निगरानी में दाखलदास बनर्जी ने 1921 में जब हड़प्पा मोहनजोदड़ो की खुदाई की, जब 2500 साल पहले की कुछ हार्ड एविडेंस मिलने लगे, तब जाके पता चला कि हम भारतीय कितने महान थे। और 2500 साल पहले भी हमें एक डायमेंशन में मकान, नाली, ये सब बनाने की हमें शिक्षा थी। तो ये हार्ड एविडेंस को संजो के रखना चाहिए, और स्कंदगुप्त से भी हमें सीखना चाहिए, और आने वाली पीढ़ियों को भी सिखाना चाहिए, और उनके धरोहर को के जरिए भी ये आने वाली पीढ़ियों को इंटरेक्ट कराना चाहिए। नहीं तो आने वाली पीढ़ियाँ सिर्फ फेसबुक, व्हाट्सअप और सेल्फी लेने में ही गुजर जाएगी, और ये आने वाली पीढ़ियाँ कुछ सीख नहीं पाएगी। तो कहीं ना कहीं कोई भी उपनिवेश बना के चला जाएगा। जैसे अंग्रेज़ थे, अपनी चीज़ें ईस्ट इंडिया कंपनी के हमको सेल करते थे, हमारे ही रिसोर्स यहाँ से ले जाते थे, और इसे फिनिशिंग प्रोडक्ट के रूप में बना के हमें ही सेल करते थे। तो आज के डेट में भी यही हो रहा है कि अमेजन या फिर कोई हो गया, वो हमारी चीज़ें हम ही को सेल कर रहे हैं, और हमारे घर की सेविंग ले जा रहे हैं। जब हमारी सेविंग चली जाएगी और हमारे पास कुछ बचेगा नहीं, स्किल भी नहीं बचेगा, सेविंग से नहीं बचेगा, तो हम फिर उपनिवेशी बन के रह जाएंगे। फिर दादा नाना के पूर्वजों के बनाए दाल रोटी पे ही जीना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये तो कुछ लॉजिकल साहित्यिक बातें हो गई। तो कहने का ये मतलब है कि हमें
जो विरासत के रूप में मिली है उन्हें आने वाली पीढ़ियों को उद्धार के रूप में, और उनको भी इस तरह ट्रेंड किया जाए, क्योंकि भगवान रामचंद्र जी भी अयोध्या से निकले तो 14 साल वनवास के बाद ही रावण का अंत कर पाए। अगर अयोध्या में ही सिमट के रह गए होते तो शायद लंका और अयोध्या में लड़ाई होता तो लंका का श्योर विजय था। उसी तरह भगवान बुद्ध थे, कुछ सवालों के जवाब के लिए कपिलवस्तु छोड़े, इसलिए आज भी उनकी संस्कृति एग्जिस्ट करती है। एक धर्म का ही शुरुआत कर दी है, जो कि बौद्ध धर्म आज भी चल रहा है।